हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी इन डेप्थ स्विट्ज़रलैंड का संविधान के बारे में। ठीक है, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप लोगों को टोटल 8 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इन वीडियोस का लिंक जो है आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 7th नंबर जो चैप्टर है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड, ये आज आप लोग इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इन डिटेल्स। यदि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस देखे होंगे जो स्टूडेंट, उनको पता होगा कि मैंने लोकतंत्र के प्रकार बताए थे आपको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए जानते हैं क्या व्यवस्था है वहाँ पे। ब्राइस नाम के एक विद्वान हैं। उनका कथन है कि लोकतंत्र के विद्यार्थी के लिए स्विस शासन व्यवस्था में इस यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय साधनों से अधिक शिक्षाप्रद और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह असंख्य जनों के हृदय की झांकी प्रस्तुत करती है और उनकी भावनाएं तथा विचार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से परावर्तित होकर नहीं। स्विट्जरलैंड जो है इसे लोकतंत्र का घर कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्यों। ठीक है, स्विट्जरलैंड होम ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सर्वप्रमुख परिभाषा के अनुसार इसे जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। मूलतः इसका आशय यह है कि स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तथा प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों तथा भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। लेकिन कालांतर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने और बड़े आकार वाले राज्य की स्थापना होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यावहारिक पाया गया और इसके स्थान पर विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपना लिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन प्रचलित है। स्विट्जरलैंड के अन्य कैंटनों और संघीय क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किंतु प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उपादेयता को स्वीकार करते हुए इन कैंटनों और संघीय क्षेत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों, लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है। कुछ कैंटनों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है। इनमें से भी कुछ कैंटनों में केवल कैंटनों के चुनाव के लिए ही मतदान अनिवार्य है और कुछ में केवल संघीय चुनावों में। कुछ कैंटनों में मतदान न करने वाले व्यक्तियों को सामान्य जुर्माना देना होता है, जबकि कुछ अन्य कैंटनों में जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। जिन कैंटनों में संघीय विषयों पर अनिवार्य मतदान और मतदान न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है वे है सोहफासन, सेंट गॉल, आरगाऊ तथा थरगाऊ। वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था भी केवल स्विट्जरलैंड में ही है और यह स्विस व्यवस्था की लोकतंत्रात्मकता का एक और प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की इन व्यवस्थाओं के कारण ही स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर माना जाता है और ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्व के आधुनिक लोकतंत्रों में, जो कि वास्तविक लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का सर्वाधिक महत्व है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इसके उपकरण, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड एंड इट्स टूल्स। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज 20वीं सदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सामान्यतया अतीत की शासन व्यवस्था माना जाता है, किंतु स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटनों ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय कैंटनों में शासन व्यवस्था, लैंड्स जिमिंड
या प्रारंभिक सभाएं। इन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य लैंड्सजिमेट या प्रारंभिक सभा द्वारा किया जाता है। इन कैंटनों में नागरिकों की वर्ष में एक बार या आवश्यकता अनुसार इससे अधिक बार प्रारंभिक सभाएं होती है, जिसमें 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। इस प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंड्सजिमेट कहा जाता है। इस सभा में अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंड्समैन कहा जाता है। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के सम्मुख गत वर्ष के प्रशासनिक कार्य की रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करती है। सभा बजट पारित करती है। यह सभा कैंटन के न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटनों में विधानमंडल करते हैं। एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में अपनाई गई इस व्यवस्था को लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। लायड तथा हॉब्सन के विचारानुसार प्रभुसत्ता जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है तथा सभी मतदाताओं द्वारा बनी हुई यह सभा उस लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे रूसो तथा अन्य दार्शनिकों ने वास्तविक लोकतंत्र कहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण लोक निर्णय और आरंभक टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। अन्य स्विस कैंटनों और संघीय क्षेत्र में यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को उसकी अव्यावहारिकता के कारण नहीं अपनाया गया है, लेकिन स्विस नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रशंसक और भक्त है तथा उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभक को अपनाकर शब्दों में नहीं लेकिन भावना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया गया है। इन पद्धतियों के कारण वास्तविक और अंतिम रूप में विधि निर्माण शक्ति की अधिकारिणी समस्त स्विस जनता को हो गई है। सिगफ्रीड इस स्थिति के संबंध में लिखते हैं कि यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपते समय स्विस जनता उन्हें त्याग नहीं देती। वह लोक निर्णय के द्वारा अंतिम शब्द और आरंभक की प्रक्रिया द्वारा शायद प्रथम शब्द कहने का अधिकार सदैव अपने पास ही रखती है। लोक निर्णय और आरंभक को यद्यपि विश्व के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया गया है, जैसे संवैधानिक प्रश्नों पर लोक निर्णय स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी संघ के मैसाचुसेट्स राज्य से ग्रहण किया, जहां वह 1778 से भी पूर्व प्रचलित था। लेकिन स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक की पद्धतियों को इस सीमा तक अपनाया और विकसित किया गया है कि वे वस्तुतः स्विस पद्धतियाँ ही हो गई है। अब यह लोक निर्णय और आरंभक का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? मीनिंग ऑफ रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव। लोक निर्णय या जनमत संग्रह, रेफरेंडम और प्लेबिस्टिस दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित होती है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसलिए जनता का व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेध अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे। अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य यह है
कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करे, तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग ना की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझ लिया जाता है। आरंभक यानी इनिशिएटिव। लोक निर्णय जनता को कानूनों के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक शक्ति आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से यह मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक दो प्रकार के होते हैं, सविन्यासित आरंभक फॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव और दूसरा है अविन्यासित आरंभक अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। अविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता विधानमंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत कर लिए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक का प्रयोग, संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया, एप्लीकेशन ऑफ रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसेस। लोक निर्णय यानी रेफरेंडम 1848 में निर्मित स्विस संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया था और 1998 में निर्मित तथा अप्रैल 1999 से लागू किए गए स्विस संविधान में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन उपकरणों की व्यवस्था की गई है। नवीन संविधान के अनुच्छेद 138 से 142 में लोक निर्णय और आरंभक को अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय को अलग अलग विषयों पर अनिवार्य और ऐच्छिक दो अलग अलग रूपों में अपनाया गया है। लोक निर्णय की व्यवस्था संवैधानिक संशोधन और सामान्य व्यवस्थापन दोनों के ही संबंध में है। पूर्ण संवैधानिक संशोधन और अनिवार्य लोक निर्णय। संवैधानिक संशोधन के प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक संशोधन के दो चरण हैं, संशोधन की प्रस्तावना और संशोधन की पुष्टि। इन दोनों ही चरणों के प्रसंग में अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के लिए इसके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 195 में स्पष्ट कहा गया है, पूर्ण या आंशिक संशोधन के प्रस्ताव तभी लागू होंगे जबकि उन्हें मतदान में भाग लेने वाले स्विस नागरिकों के बहुमत तथा कैंटोनों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाएगा। पूर्ण संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव दो परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है और उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद है। द्वितीय, यदि संशोधन प्रस्ताव 1 लाख स्विस मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो इसे जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव और लोक निर्णय। स्विट्जरलैंड की बात हो रही, ठीक है। स्विट्जरलैंड में संविधान के आंशिक संशोधन का प्रस्ताव और लोक निर्णय। यदि संविधान में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव सविन्यासित आरंभक के रूप में संघीय संसद के पास भेजा जाता है तो संघीय संसद इसे लोक निर्णय के लिए
जनता के सम्मुख और कैंटनों के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। संघीय संसद अपनी ओर से इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिश कर सकती है। यदि संघीय संसद इसकी अस्वीकृति के लिए सिफारिश करती है तो वह अपनी ओर से वैकल्पिक प्रस्ताव यानी काउंटर ड्राफ्ट तैयार कर सकती है। जनता और कैंटन एक साथ दोनों प्रस्तावों मूल आरंभक और वैकल्पिक प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। यदि मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत इन दोनों में से किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उस प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं समझा जाएगा बल्कि यह स्वीकृत समझा जाएगा। लेकिन यदि एक प्रस्ताव को जनता के बहुमत की स्वीकृति प्राप्त होती है तथा दूसरे को कैंटनों का बहुमत प्राप्त होता है तब दोनों ही प्रस्तावों को अस्वीकृत समझा जाएगा। जनता यानी 1 लाख मतदाता सामान्य सुझाव के रूप में अविन्यासित आरंभक में भी संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संघीय संसद को भेज सकती है। यदि संघीय संसद सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो वह आंशिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर जनता और कैंटनों के सम्मुख लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है। लेकिन यदि आरंभक प्रस्ताव से असहमत है तो भी वह इसे जनता के सम्मुख निर्णय के लिए रखेगी और जनता इस बात का निर्णय करेगी कि प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही हो अथवा नहीं। यदि जनता आरंभक प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो संसद आरंभक प्रस्ताव के सामान्य सुझावों को आधार बनाकर तत्संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करेगी। संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि हेतु लोक निर्णय रेफरेंडम फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट। संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि का है और चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का, संशोधन के पुष्टिकरण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की पुष्टि हेतु प्रस्ताव को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। संशोधन तभी पारित समझा जाता है जबकि कैंटनों के बहुमत तथा स्विस संघ की जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। कैंटनों के बहुमत का निर्णय करने में पूरे कैंटन का मत 1 तथा अर्ध कैंटन का मत आधा गिना जाता है। इस प्रकार संशोधन पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 11.5 कैंटन यानी 11.5 कैंटनों द्वारा और जनता के बहुमत द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। जनता के बहुमत और कैंटनों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर संविधान में संबंधित संशोधन हो जाता है। संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त अनिवार्य लोक निर्णय की 2 स्थितियाँ। संवैधानिक संशोधन के अतिरिक्त 2 अन्य स्थितियों में भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। इन स्थितियों का या विषयों का उल्लेख नवीन संविधान के अनुच्छेद 140 के व और सा भाग में किया गया है। प्रथम, सामूहिक सुरक्षा हेतु स्विट्जरलैंड का किसी संगठन या उच्च राष्ट्रीय समुदाय में प्रवेश। स्विट्जरलैंड लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। कारण यह था कि जब जब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव जनता के सम्मुख लोक निर्णय के लिए रखा गया, जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। 2001 ईस्वी में जब जनता ने लोक निर्णय में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव स्वीकार किया, तब 2002 ईस्वी में स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की। द्वितीय, ऐसे संघीय अधिनियम जिनका कोई निश्चित संवैधानिक आधार नहीं है तथा जिन्हें अत्यावश्यक यानी अर्जेंट करार देकर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है, उन्हें संघीय संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद 1 वर्ष के भीतर लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत करना होगा। ऐच्छिक लोक निर्णय अनुच्छेद 141 में ऐच्छिक लोक निर्णय की स्थितियों का उल्लेख किया गया है। 50,000 नागरिक या 8 कैंटन निम्न में से किसी पर लोक निर्णय की मांग कर सकते हैं। यह मांग कानून पारित होने, आदेश जारी होने या संधि संपन्न होने के 90 दिन के भीतर ही की जानी चाहिए। मांग की स्थितियाँ या विषय इस प्रकार है। संघीय अधिनियमों पर, ऐसे संघीय अधिनियम जिन्हें अत्यावश्यक
करार देकर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू करने की घोषणा की गई है। संविधान या संघीय अधिनियमों की सीमा के भीतर जारी किए गए संघीय आदेश। निम्न श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है। प्रथम, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो असीमित समय के लिए है और जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। द्वितीय, जिनमें स्विट्जरलैंड के किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रवेश की व्यवस्था है। तृतीय, जिनमें कानून के बहुपक्षीय एकीकरण की व्यवस्था है। संघीय संसद इस श्रेणी में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भी रख सकती है। लोक निर्णय में स्वीकृति की प्रक्रिया अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जनता के मत हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव स्वीकृत समझे जाएंगे यदि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत उसे स्वीकृत करता है। जिन प्रस्तावों को जनता के मत हेतु और कैंटनों के मत हेतु प्रस्तुत किया जाता है उन्हें तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का बहुमत और कैंटनों का बहुमत 23 में से 12 कैंटन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दे। कैंटन के मत का निर्णय कैंटन में लोकप्रिय मतदान पॉपुलर वोट के आधार पर होगा। कैंटनों के मत की गणना में 6 अर्ध कैंटनों ओवाल्डेन, नेडवाल्डेन, बसेल सिटी, बसेल लैंड, अपेंजल आउटर रोड्स, अपेंजल इनर रोड्स में से प्रत्येक के मत को आधा और पूर्ण कैंटन के 20 के मत को 1 गिना जाएगा। कैंटनों में लोक निर्णय रेफरेंडम इन कैंटन्स। संघीय संविधान के अनुसार सभी कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 10 पूर्ण कैंटनों और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों पर भी अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है। 9 पूर्ण कैंटन और 1 अर्ध कैंटन में सामान्य कानूनों पर ऐच्छिक लोक निर्णय की व्यवस्था है, अर्थात संबंधित संविधानों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निश्चित संख्या में मतदाताओं द्वारा लोक निर्णय की मांग की जा सकती है। शेष कैंटनों में लोक निर्णय की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कुछ कैंटनों में वित्त संबंधी विषयों पर भी लोक निर्णय की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ, कुछ कैंटनों में यह व्यवस्था है कि 1 लाख फ्रैंक या उससे अधिक रकम के खर्च के लिए तथा 2 लाख या उससे अधिक राशि के वार्षिक खर्च के लिए लोक निर्णय करवाया जाना चाहिए। आरंभक यानी इनिशिएटिव्स, ठीक है, आरंभक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनिशिएटिव्स। स्विट्जरलैंड में आरंभक की व्यवस्था संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के विषय में ही की गई है, साधारण विधायी प्रस्ताव पर नहीं। इसलिए इसे संवैधानिक आरंभक कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटिव ही कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संविधान के पूर्ण संशोधन तथा आंशिक संशोधन दोनों के ही विषय में आरंभक का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही प्रकार के आरंभक का प्रयोग 1 लाख मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। यदि उक्त संख्या में स्विस नागरिक पूर्ण संशोधन या आंशिक संशोधन के लिए याचिका दे तो उस प्रार्थना पत्र पर लोक निर्णय लेना आवश्यक होता है। 1 लाख मतदाताओं के हस्ताक्षर 6 महीने की अवधि के भीतर किए हुए होने चाहिए। नवीन संविधान के अनुच्छेद 139(3) में जनता की आरंभक की शक्ति पर एक प्रतिबंध अवश्य ही लगाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई आरंभक देश की एकता या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनिवार्य नियमों का सम्मान नहीं करता है तो संघीय संसद इस आरंभक को संपूर्ण अंशों में या कुछ अंशों में अवैध घोषित कर देगी। पूर्ण संशोधन के लिए प्रस्तुत आरंभक को यदि स्विस मतदाताओं का बहुमत स्वीकार कर ले तो संघीय सभा का विघटन कर दिया जाता है और चुनाव के बाद निर्मित नई संघीय सभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। आंशिक संशोधन के लिए आरंभक का प्रयोग पूरे विधेयक के रूप में अर्थात सविन्यासित रूप फॉर्मुलेटेड में किया जा सकता है या मोटे सुझावों के रूप में अर्थात अविन्यासित अनफॉर्मुलेटेड रूप में किया जा सकता है। जब आंशिक संशोधन के लिए अविन्यासित रूप में आरंभक का प्रयोग किया जाता है और यदि व्यवस्थापिका उससे सहमत होती है तो यह सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर जनता व कैंटनों का मत लेती है।
यदि व्यवस्थापिका उन सुझावों से सहमत नहीं होती है तो उन सुझावों पर लोक निर्णय लिया जाता है। यदि लोक निर्णय में जनता का बहुमत सुझावों का समर्थन करता है तो व्यवस्थापिका इस बात के लिए बाध्य होती है कि उन सुझावों के अनुसार संशोधन विधेयक तैयार कर उस पर लोगों व कैंटनों का मत ले। आंशिक संशोधन की याचिका यदि संशोधन विधेयक के साथ प्रस्तुत की जाती है और यदि संघीय संसद उससे सहमत होती है तो उस पर तुरंत ही जनता तथा कैंटनों का मतदान कराया जाता है। यदि जनता और कैंटनों का बहुमत इसके पक्ष में हो तो संविधान में संशोधन होगा, वरना नहीं। यदि संघीय संसद जनता द्वारा निर्मित विधेयक के विरुद्ध हो तो या तो वह मतदाताओं को इसकी अस्वीकृति के लिए सलाह दे सकती है या वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार कर जनता से इसे स्वीकार करने के लिए आग्रह कर सकती है। कैंटनों में आरंभक इनिशिएटिव इन कैंटन्स। जेनेवा में केवल संविधान संशोधन विधेयकों पर ही आरंभक की व्यवस्था है। शेष सभी कैंटनों में संवैधानिक संशोधन तथा सामान्य कानून दोनों के ही संबंध में आरंभक की व्यवस्था है। आरंभक के प्रयोग की पद्धति संबंधित कैंटन के संविधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है। स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके उपकरणों का मूल्यांकन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन तथा 4 अर्ध कैंटनों में जिस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और संघीय शासन तथा कैंटनों के शासन के क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों यानी लोक निर्णय और आरंभक को अपनाया गया है उसकी प्रशंसा तथा आलोचना दोनों ही हुई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पक्ष। केस 4 डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में प्रमुखतया ये तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क है कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल सॉवरेन। लोक निर्णय तथा आरंभक व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यों पर एक जनप्रिय प्रतिबंध होता है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिकाओं से यह आशा की जाती है कि वे कानून निर्माण का कार्य जनता की इच्छा अनुसार करेंगी, लेकिन वे सदैव ही ऐसा नहीं करती। अतः लोक निर्णय और आरंभक कानून निर्माण के संबंध में अपनी इच्छा से लागू करने के लिए जनता के हाथ में एक आवश्यक अस्त्र है। लोक निर्णय शासन की त्रुटियों का उपचार। रेफरेंडम जो है वो गवर्नमेंट के लिए रेमेडी है, ठीक है। रेफरेंडम रेमेडी फॉर गवर्नमेंट ओमिशन। सरकार की जो त्रुटियां है शासन की उसके लिए उपचार है। क्या चीज़? लोक निर्णय, ठीक है। रेफरेंडम रेमेडी फॉर गवर्नमेंट्स ओमिशंस। अनेक बार व्यवस्थापिका जनता के हितों को भूलकर दोषपूर्ण कानून बनाने का प्रयत्न करती है, लेकिन यदि लोक निर्णय की व्यवस्था हो तो व्यवस्थापिका को ये विधेयक जनता के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत करने होंगे और जनता इन्हें अस्वीकार कर शासन की त्रुटियों को दूर कर देगी। आरंभक शासन की भूलों का उपचार। इनिशिएटिव रेमेडी फॉर गवर्नमेंट्स ओमिशंस। अनेक बार जनप्रतिनिधि जनता के हित में आवश्यक कानूनों का निर्माण नहीं करते। ऐसी स्थिति में यदि आरंभ की व्यवस्था हो तो जनता व्यवस्थापिका पर जनहितकारी कानूनों का निर्माण करने के लिए दबाव डाल सकती है। राजनीतिक दलों का महत्व कम होना। लेसन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जब लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता स्वयं कानून निर्माण का कार्य करती है तो राजनीतिक दलों का महत्व और उनकी बुराइयां कम हो जाती है। जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता। क्रिएट्स कॉन्शियसनेस फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स अमंगस्ट पीपल। लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता को सार्वजनिक जीवन में अधिक भाग लेने की प्रेरणा और परिणामतः अधिक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। बेंजोर के शब्दों में यह व्यक्तिगत निर्वाचकों की राजनीतिक शिक्षा में वृद्धि करता है। जनता और प्रतिनिधियों के संबंध स्थापित करना। जनता और प्रतिनिधियों में संबंध स्थापित करना। एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अनेक बार चुनाव के समय के अतिरिक्त जनता और उसके प्रतिनिधियों में कोई संपर्क नहीं रहता, लेकिन लोक निर्णय और आरंभक की पद्धतियाँ इस दोष को दूर कर देती है। ब्राइस के शब्दों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पद्धतियाँ
निर्वाचन के अतिरिक्त अन्य समयों में जनप्रतिनिधियों का जनता से संपर्क बनाए रखने का श्रेष्ठतम साधन है। कानूनों को नैतिक शक्ति प्रदान प्राप्त होना गिव्स मोरल फोर्सेस टू द लॉस। ब्राइस ठीक ही कहते हैं कि लोगों की स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त कर लेता है और जनता इसका पालन करना तथा करवाना अपना परम कर्तव्य समझती है। विधायक कर्तव्य के प्रति सजग लेजिस्लेटर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज। इन पद्धतियों का सीधा प्रभाव यह होता है कि विधायक अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाते हैं और अपने कार्यों को अधिक श्रेष्ठ रूप में करने का प्रयत्न करते हैं। देशभक्ति की भावना में वृद्धि एनहांसेस पैट्रियोटिज्म। लोक निर्णय और आरंभिक की शक्तियों के आधार पर जब जनता को अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की जाती है तो उनमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है और वे क्रांति की दिशा में नहीं सोच सकते। इन पद्धतियों के गुणों का वर्णन करते हुए ब्राइस कहते हैं कि जिस प्रकार लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभक उनकी भूलों का उपचार है। दोष प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उपकरण होते हैं उनके कुछ दोष भी होते हैं। सैद्धांतिक रूप में प्रशंसनीय होते हुए भी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की ये पद्धतियाँ व्यवहार में अनेक दृष्टियों से दोषपूर्ण हैं। उनके प्रमुख दोष इस प्रकार है। साधारण जनता कानून निर्माण का जटिल कार्य करने योग्य नहीं। कॉमन पीपल नॉट कैपेबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड लेजिस्लेशन। वर्तमान समय में विधेयकों का प्रारूप तैयार करने और इन विधेयकों पर विचार करने का कार्य इतना जटिल हो गया है कि साधारण जनता इन कार्यों को करने की योग्यता नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग ही किया जाता है। डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि बुद्धिहीन व अशिक्षित लोगों ने प्रगतिशील कानूनों को प्रायः नष्ट ही किया है। व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी इट डिमिनिशेस रिस्पेक्ट फॉर लेजिस्लेचर। जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति व्यवस्थापिका के हाथ में नहीं होती तो व्यवस्थापिका के सम्मान में बहुत कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में अधिक योग्य व्यक्ति व्यवस्थापिकाओं की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक नहीं रहते। ड्यूस के शब्दों में इन पद्धतियों को अपनाने पर व्यवस्थापिका एक परामर्शदात्री संस्था बनकर रह जाती है। व्यवस्थापिका अनुत्तरदायी और लापरवाह हो जाती है। लेजिस्लेचर बिकम्स इररिस्पॉन्सिबल एंड केयरलेस। लोक निर्णय और आरंभक के कारण जब कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहती है तो इससे विधानमंडल के उत्तरदायित्व की भावना बहुत निर्बल हो जाती है। जनता की उदासीनता पीपल्स अपैथी। जनता का बार बार मतदान कार्य में भाग लेना उनमें एक निर्वाचकीय थकावट इलेक्ट्रल फैटिग पैदा कर देता है। इस प्रकार के कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकांश जनता को ना तो समय ही मिलता है और न उनमें रुचि ही होती है। इसलिए जो निर्णय है वे अल्पमत से ही होते हैं। समय और धन का अपव्यय वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। लोक निर्णय के परिणाम स्वरूप अनेक आवश्यक कानूनों के निर्माण में बहुत अधिक देर लग जाती है और अनेक बार वे तब निर्मित हो पाते हैं जबकि कालातीत आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। बार बार के इन मतदानों में बहुत अधिक व्यय भी होता है। राजनीतिक दलों और अवांछित व्यक्तियों का शक्तिशाली होना पॉलिटिकल पार्टीज एंड अनडिजायरेबल एलिमेंट्स बिकम पावरफुल। लोक निर्णय और आरंभिक से राजनीतिक दलों के प्रभाव में कमी होने के बजाय वे बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इससे भी अधिक अनुचित यह है कि इसके अंतर्गत अनुत्तरदायी और सभी दंभी व्यक्तियों को जनता की अज्ञानता का लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। लोक निर्णय में संशोधन संभव नहीं। अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल इन रेफरेंडम। लोक निर्णय का एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत कानून को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करना होता है या पूर्ण रूप से अस्वीकार। इसके अंतर्गत कानून में कोई संशोधन नहीं हो सकता। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन इट इनकरेजेस कंजर्वेटिज्म। सामान्य व्यक्ति रूढ़िवादी होता है और उसके लिए प्रगतिशील कानून को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है।
ऐसी स्थिति में लोक निर्णय को अपनाने का परिणाम रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना ही होगा। इस प्रकार लोक निर्णय और आरंभ की ये पद्धतियाँ जनता को वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है, लेकिन इसका उचित रूप में प्रयोग करने या किए जाने के लिए जनता में उच्च राजनीतिक जागरूकता नितांत आवश्यक है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभ के प्रयोग की स्थिति। पोजीशन ऑफ द वर्किंग ऑफ रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव इन स्विट्जरलैंड। लोक निर्णय और आरंभक में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रात्मक पद्धतियों के गुण दोष पाए जाते हैं, लेकिन सामान्य धारणा यही है कि स्विट्जरलैंड में इन पद्धतियों के द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। अमेरिकी संघ के राज्यों में जब लोक निर्णय और आरंभ की पद्धतियों को अपनाया गया तो भ्रष्टाचार और षड्यंत्र की अनेक घटनाएं सुनने को मिली, लेकिन स्विट्जरलैंड में इन पद्धतियों का प्रयोग सामान्यतया इन दोषों से मुक्त रहा है। न केवल सामान्य जनता में इन पद्धतियों के प्रयोग के प्रति संतोष है, वरन वे इस पर गर्व अनुभव करते हैं और इन्हें बनाए रखने के तीव्र इच्छुक है। इसका परिणाम यह है कि अभी हाल में ही जब ऐच्छिक लोक निर्णय को सीमित करने का प्रयत्न किया गया तो सभी कैंटनों में इसे अत्यधिक बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया। वस्तुस्थिति यह है कि स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और यह इनकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्विट्जरलैंड में आरंभ की अपेक्षा लोक निर्णय अधिक सफल रहा है और ऐच्छिक विधायी लोक निर्णय की तुलना में अनिवार्य संवैधानिक लोक निर्णय अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है। 1848 से 1960 तक के 112 वर्षों में संघीय सभा द्वारा पारित 76 संवैधानिक संशोधनों पर लोक निर्णय हुआ, जिनमें से 51 को मतदाताओं तथा कैंटनों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार करने में सामान्यतया जनता ने तत्परता का ही परिचय दिया है और वियर के शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि स्विस संविधान कठोर है तो नागरिक पर्याप्त लचीले हैं। एक विचार यह व्यक्त किया जाता है कि नागरिकों ने इन पद्धतियों के प्रयोग के संबंध में सामान्यतया अनुदारवादिता का ही परिचय दिया है। जनता द्वारा लोक निर्णय में प्रगतिशील कानूनों को अस्वीकार किए जाने से स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधियों की तुलना में कम प्रगतिशील है और उन्होंने सदैव ही क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का विरोध किया है। लेकिन इसके साथ ही यह मानना होगा कि स्विस जनता समय के साथ अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर रही है और अब जनता आवश्यकता अनुसार जनजीवन में राज्य का नियंत्रण स्वीकार करने लगी है। इन पद्धतियों के संबंध में जन भावनाएं व्यक्त करते हुए रैकार्ड ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड के साधारण नागरिक से पूछता है कि क्या उसका देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोग और उसके परिणाम से संतुष्ट है, तो वह निश्चित रूप से हाँ में उत्तर देगा। संभव है कि वह इस संबंध में परीक्षण शब्द को अच्छा ना समझे, क्योंकि इसके विचार में इस संबंध में अब परीक्षण का समय व्यतीत हो चुका है। इसके साथ ही आरंभक और लोक निर्णय का विरोध करने वालों के संदेह समाप्त हो चुके हैं, जिस तरह की इन विधियों के अनुयायियों का अंधविश्वास समाप्त हो चुका है। स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसकी सफलता के क्या कारण है, चलिए जानते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसकी सफलता का श्रेय इस देश की विशिष्ट परिस्थितियों को ही है। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जो पौधों की भांति केवल एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही पलती है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कारणों का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है। भौगोलिक स्थिति। अभी आप लोग ये जान रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के क्या कारण है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल पोजीशन। स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी प्राचीन काल में रोम और यूनान के नगर राज्यों की थी और यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के लिए नितांत अनुकूल है। स्विट्जरलैंड यूरोप के मध्य में स्थित लगभग 50 लाख जनसंख्या का छोटा सा देश है। पर्वतों तथा अन्य प्राकृतिक बाधाओं से घिरा हुआ होने के कारण स्विस जनता सुरक्षा की भावना अनुभव करती है और लघु आकार तथा कम जनसंख्या के कारण स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय और आरंभक जैसी पद्धतियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। स्विस नागरिकों का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ स्विस सिटीजन्स। स्विस नागरिकों का चरित्र ही वह तत्व है जिसने
प्रजातंत्र की सफलता में सर्वाधिक योग दिया है। ये लोग बड़े शांतिप्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। इनमें सूझबूझ, विनम्रता तथा सहिष्णुता कूट कूट कर भरी है। ये लोग राजनीति को एक गंभीर विषय मानते हैं और बिना किसी आवेश तथा स्वार्थ के इसका संचालन करते हैं। सामान्यतया सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, गंभीर व्यवहारिक निर्णय, उदारवादी तथा भावना के प्रवाह में न बहने वाले जितने श्रेष्ठ नागरिक स्विट्जरलैंड में हैं, उतने और किसी देश में मिलने दुर्लभ है। तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव, एब्सेंस ऑफ सीरियस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हॉब्सन ने एक स्थान पर लिखा है कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है, किंतु स्विट्जरलैंड में ऐसी स्थिति नहीं है। स्विट्जरलैंड में आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है और स्विट्जरलैंड के अधिकतर लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं। बेकारी तथा दरिद्रता की भीषण समस्याएं वहां पर नहीं है और न ही जनता में आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष और रोष है। इस आर्थिक पृष्ठभूमि ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सफल बनाने में बहुत योग दिया है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सफल बनाने में किसने योगदान दिया है? उग्र दलबंदी का अभाव, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम पार्टीशनशिप। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन दलबंदी यानी पार्टीशनशिप की भावना बहुत उग्र न होने के कारण स्विट्जरलैंड राजनीतिक दलों की उन अनेक बुराइयों से अछूता है जो अन्य देशों में विद्यमान है। अन्य यूरोपीय देशों, अमेरिका और भारत में व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की एक बड़ी जमात है जो राजनीति को भ्रष्ट और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है। बहुदलीय और बहुल कार्यपालिका के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते और स्विस राजनीति शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार रहित है। राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की प्रबल भावना, नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। स्विट्जरलैंड में जातिगत, भाषागत और धर्मगत विभिन्नताएं हैं, किंतु श्रेष्ठ चरित्र और व्यवहारिकता के आधार पर इन विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित कर लिया गया है और राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल हो गई है, जिससे वे राष्ट्रीय हित के प्रश्नों पर बहुत अधिक अच्छे रूप में सोचने की स्थिति में है। देशभक्ति की भावना की प्रबलता के कारण वे स्वयं के स्वार्थ की तुलना में देश हित को अधिक महत्व देते हैं। स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ व्यवस्था, गुड सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र का आधार है और स्विट्जरलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितने अधिक श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को सार्वजनिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया है और उनमें नागरिक दायित्व की भावना जागृत की है। शिक्षा का व्यापक प्रचार, वाइड एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण यह है कि स्विट्जरलैंड की लगभग समस्त जनता शिक्षित है। स्विट्जरलैंड के सभी कैंटनों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है। स्वतंत्र प्रेस, फ्री प्रेस। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस नितांत आवश्यक है और स्विट्जरलैंड में प्रेस स्वतंत्र और निष्पक्ष है तथा इसने प्रजातंत्र को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव, लैक ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। स्विट्जरलैंड में ऐसे व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव है जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं और अपनी वाग्वीरता के आधार पर जन भावनाओं को उत्तेजित करके या षड्यंत्रों के आधार पर अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा में लिप्त रहते हैं। स्विट्जरलैंड में सामान्यतया व्यक्ति सामाजिक सेवा और प्रतिष्ठा के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। उनके छल प्रपंचों से दूर रहने और की प्रवृत्ति के कारण लोक निर्णय और आरंभिक की व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थायी तटस्थता, परमानेंट न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल स्फीयर। स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का एक कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की स्थायी और सर्वस्वीकृत तटस्थता है। इस कारण स्विट्जरलैंड 20वीं सदी के उन दो संकटों से मुक्त रहा है जिनका सामना यूरोप के अन्य प्रजातंत्रीय राज्यों को करना पड़ा। स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता के कारण ही बड़े पड़ोसी देश स्विस राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित नहीं हुए और तटस्थता के कारण ही स्विट्जरलैंड अपने समस्त साधनों का प्रयोग आंतरिक राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने में कर सका है। जन प्रभुत्व को बनाए रखने की तीव्र आकांक्षा, पीपल्स एंजाइटी
टू सेफगार्ड पीपल सॉवरेंटी। यदि स्विट्जरलैंड में आज भी जन भावनाएं, लोक निर्णय और आरंभ की व्यवस्था बनी हुई है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण, बहुत प्रमुख कारण जनता में इन्हें बनाए रखने का तीव्र आकांक्षा है। स्विस नागरिक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखते हैं और व्यवस्थापिका की त्रुटियों पर तथा भूलों को सुधारते हैं। वे लोकतंत्र के ऐसे सजग प्रहरी हैं जिन्होंने न तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने पर इनका प्रयोग करने से चूके हैं। इसी कारण स्विट्जरलैंड में कोई व्यक्ति, वर्ग या दल प्रत्यक्ष लोकतंत्र के इन साधनों को समाप्त करने की बात नहीं सोच पाता। इन सब के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में वीर पूजा की भावना नहीं है और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस नागरिकों के स्वभाव के नितांत अनुकूल है। इन्हीं तत्वों का परिणाम है कि विश्व के अन्य देशों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और उसके उपकरण नितांत अव्यावहारिक प्रमाणित हो चुके हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में इनके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है।